जय जोहार, जय हिंद। मैं पुष्पेंद्र ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर रहे हैं जून का करंट अफेयर। और जून में आपको पता है कि जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट 3.0 आई थी और उसके टाइम में बहुत ज्यादा चुनाव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे लोकसभा चुनाव के। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि जो वर्तमान केंद्रीय मंत्रिपरिषद है, ठीक है, यूनियन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा के कौन से लोकसभा में सेवा दे रहे हैं। जो अभी प्रेजेंट लोकसभा है वो कौन सा है? 15वीं लोकसभा, 16वीं, 17वीं या 18वीं? कौन सी है? ये जो प्रेजेंट लोकसभा है वो 18th लोकसभा है। ठीक है, 18th लोकसभा चल रहा है। अगला प्रश्न कि वर्तमान में जो लोकसभा के सदन के जो नेता हैं, ठीक है, लीडर ऑफ द हाउस है, वो कौन है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमण? तो अभी जो सदन के जो नेता हैं वो कौन है? लीडर ऑफ द हाउस कौन है? जनरली वो प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं। और अभी कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ठीक है ना। अमित शाह क्या है? होम मिनिस्टर है। राजनाथ सिंह कौन है? डिफेंस मिनिस्टर। और निर्मला सीतारमण जो है वो कौन है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए हम लोग जाते हैं और ये है कि कौन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रभार संभाल रहे हैं? जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन कौन संभाल रहे हैं? अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी या निर्मला सीतारमण जी? तो जो पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन के जो संभाल रहे हैं कौन? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ही संभाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के अंडर जी। तो सही आंसर सी। अगला प्रश्न ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, अपार्ट फ्रॉम जो पोर्टफोलियो उनका और कौन सा पोर्टफोलियो है, ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। उनके पास होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है? बिल्कुल नहीं। होम मिनिस्ट्री हमने पढ़ा कौन है, किनके पास है? अमित शाह के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण। दूसरा कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, वो क्या मोदी जी के पास है क्या? यस, ये प्राइम मिनिस्टर के पास ही होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं ये जो एटॉमिक एनर्जी और स्पेस एनर्जी, तो ये प्राइम मिनिस्टर के पास है। एक्सटर्नल अफेयर किसके पास है? एस जयशंकर के पास है। और डिफेंस मिनिस्टर हम लोग समझे कौन? राजनाथ सिंह। अगला मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री किसके पास है? ये पीयूष गोयल के पास है। और ठीक है, तो ये हो गया आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। जो एटॉमिक एनर्जी है और स्पेस एनर्जी का जो डिपार्टमेंट है वो प्रधानमंत्री के पास रहता है। अगला प्रश्न ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन आपका गलत है, बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के बारे में। जवाहरलाल नेहरू 16 से अधिक वर्षों से अधिक समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। 1947 से स्टार्ट होता है और जब तक डेथ नहीं हो जाता तब तक रहते हैं। दूसरा, जो इंदिरा गांधी है भारत के पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये भी सही है, पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तीसरे, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 3 गैर लगातार कार्यकाल में प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी। बिल्कुल सही है, 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ लिया और लगातार नहीं दिया। ठीक, उसके बाद अगला है मनमोहन सिंह जो है 2 बार लगातार पूर्ण कार्यकाल की सेवा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। लगातार 2 बार ये अपना कार्यकाल पूरा किए थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल नहीं, जो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये चौथा वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। बाकी 3 स्टेटमेंट पूरी तरह सही है। अगला प्रश्न है, ये बताना है कि जो प्रधानमंत्री का जो जिक्र है वो भारत के जो संविधान के कौन से आर्टिकल में, अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 74, 75, 76 या फिर 77? तो किसमें प्रधानमंत्री का जिक्र है? तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या है कि क्या लिखाया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी शपथ कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा। तो ये आपका आर्टिकल 75 में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है
कि वर्तमान में जो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है, जैसे कि जो लीडर ऑफ द सदन, हमको तो पता चल गया प्राइम मिनिस्टर है लोकसभा में ना, तो वैसे जो विपक्ष के जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वर्तमान में कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी या शशि थरूर। तो जो अभी वर्तमान में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कौन है? राहुल गांधी है। तो बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता पद पाने के लिए आपको कितना सीट चाहिए रहती है? 55 सीट चाहिए, 60 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए या फिर 45 सीट? जैसे कि हमको पता है कि लास्ट 10 साल में हमारे पास लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, क्योंकि उनके पास ये सीट भी नहीं थी। ठीक है, तो आपको बताना है कितना सीट में। तो जो सही उत्तर होगा आपका 55 सीट होगा, क्योंकि आपको लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए मिनिमम आपको 10% सीट चाहिए रहता है, और हमारा जो टोटल सीट है 543 सीट है, टोटल सीट है, मतलब उसका 10% मतलब 54 आपको चाहिए सीट। ठीक है, तो उससे पहले तो कांग्रेस का जो सीट था वो 55 से भी कम था, इसी का लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, लेकिन इस बार है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है अभी वर्तमान में? राहुल गांधी, और कांग्रेस के पास है 55 से ऊपर सीट है। अगला क्वेश्चन स्टार्ट लिखते हैं। भारत में जो वर्तमान में जो कोऑपरेटिव मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन या फिर सहकारिता मंत्री कौन है? पहला नितिन गडकरी, दूसरा राजनाथ सिंह, तीसरा अमित शाह, चौथा पीयूष गोयल। तो हम लोग ने नितिन गडकरी कौन है? ये रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन के हैं, तो ये गलत हो जाएगा। राजनाथ सिंह क्या है? डिफेंस है। ठीक है, क्या अमित शाह है क्या? बिल्कुल अमित शाह ही क्या है? जो सहकारिता मंत्री है। ठीक है, और अभी अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले ही ये अलग से ये मंत्रालय बना है। ठीक है, क्योंकि कोऑपरेटिव और कॉर्पोरेशन के थ्रू हम लोग बहुत ज्यादा जॉब क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पीयूष गोयल नहीं है, बिल्कुल ये कॉमर्स के मंत्री हैं। तो जो सही उत्तर हो जाएगा अमित शाह। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने जो तीसरे कार्यकाल है के लिए जो प्रधानमंत्री के पद का शपथ कौन से दिन को लेते हैं? कौन से तिथि को लेते हैं? 30 मई 2019, 10 जून 2024 या फिर 26 मई 2014 या फिर 5 जून 2024? तो अभी रिसेंट वाला है तो ये दोनों कट जाएंगे, लेकिन 10 जून को लिए थे कि 5 जून को लिए थे? तो इसका जो आंसर है 10 जून। लेकिन आपको जो पहली बार जो वो शपथ ग्रहण लेते हैं 2014 में, तो 26 जून को लेते हैं, 26 मई को लेते हैं। उसके बाद जब सेकेंड टाइम 2019 में 30 मई को लेते हैं, और अभी 10 जून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से गठबंधन की सरकार, जैसे कि गठबंधन की सरकार मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसके पास नहीं है, ठीक है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें से कौन सा कथन सही गलत है, मतलब ठीक कौन सा स्टेटमेंट? तो पहला, जो गठबंधन की सरकार तब बनती है जब कोई भी पार्टी लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाता। बिल्कुल, अगर एब्सोल्यूट मतलब बहुमत अगर उसके पास है तो गठबंधन करने की जरूरत नहीं, यानी कि दूसरे पार्टी के साथ आके मिलकर सरकार फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं। सही है पहला। दूसरा, भारत में केंद्र में पहली गठबंधन की सरकार 1977 में बनी थी। बिल्कुल सही है। ठीक है, जनता पार्टी वहां पे सरकार बनाई थी। तीसरा, भारत में गठबंधन की सरकार कभी स्थिर नहीं रही है। ठीक है, ये देखेंगे, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब एनडीए की सरकार 2000 में बनाते हैं तो वो भी स्थिर रहती है, और उससे ज्यादा तो यूपीए में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार रहती है ये तो स्थिर रहती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएंगी। और प्रेजेंट में भी जो सरकार जो बनी है वो क्या है? एनडीए की सरकार बनी है, जो है बीजेपी के उसके सहयोगी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनी है, जिसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बोलते हैं। वैसे जो कांग्रेस के साथ जो मिलकर जो सरकार बनती है उसको क्या बोलते हैं? यूपीए बोलते हैं, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंसेस। और इस बार जो अपोजिशन में जो बन के जो साथ में मिलके जो लड़ाई किए थे उसका जो गठबंधन का नाम क्या था? इंडिया था। तो इसका तो गलत स्टेटमेंट 3 है और हमको गलत पूछा है, तो ये सही है। अगला प्रश्न है, जो अभी 18वीं लोकसभा चल रहा है, ठीक है, उसमें महिलाओं का अनुपात कितना है? ठीक है, 10%, 13.6%, 15% या 20%? तो टोटल जो सांसद है उसमें महिलाओं का जो है कितने परसेंट है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13.6%।
अगला इस क्वेश्चन है, ये भी जो महिलाओं के रिजर्वेशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, और इसमें ये बताना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है गलत है, बताना है। पहला ये बोला है कि जो अभी 74 महिलाएं हैं, ठीक है, सांसद हैं महिलाएं, बिल्कुल ये सही है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है 13.6 है। दूसरा, इस बार जो महिलाओं, जो पिछले जो लोकसभा था 17वीं जो लोकसभा था उससे बढ़ा है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, इस बार महिलाओं का जो सीट है वो कम हुआ है, सेकंड गलत हो जाएगा। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही है, ठीक है, महिलाओं ने एमपी बने हैं, बिल्कुल सही है ये चौथा। और अगर किसी स्टेट की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा आपका वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल से सबसे ज्यादा महिलाएं सीट हैं जो जीत के आई हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे गलत क्या हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, बढ़ी नहीं है इस बार, कम आए हैं, कम महिलाएं एमपी बनी। अब जब महिलाओं को पॉलिटिक्स में लाने के लिए, ठीक है, और उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक बिल पारित किया था 2024 में, नारी वंदना विधेयक। उसका मुख्य विशेषता क्या है, पहले बताना है कि संसद और राज्य विधानसभा में महिलाओं का जो आरक्षण है 33% देना है। दूसरा, सभी भारत में सभी महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा करना है, ये तो इसके लिए तो दूसरा है, दूसरा योजना है, ये गलत है। तीसरा, महिलाओं के लिए महिलाओं विकास बैंक की स्थापना की है, नहीं गलत है, महिला बैंक खोले थे एसबीआई के द्वारा। उसके बाद 60 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए विशेष पेंशन की योजना है, गलत। ये जो योजना है ये है 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, कहां पे, संसद पे और राज्य विधानसभा पे। और जैसे कि हमको पता है कि पंचायती राज्य में ऑलरेडी 33% दिए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में जो एक बार आपातकालीन लगा था उसकी घोषणा कब हुई थी, ठीक है। भारत में राष्ट्रपति जब थे फखरुद्दीन अहमद अली जी, तब क्या हुआ था, अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल लगा था। तो उसको बताना है कौन सा दिन में लगा था। अब क्योंकि ये 50वीं वर्षगांठ है और जब है 50 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो क्वेश्चन क्या है, पूछते रहते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन सा दिन था जिसमें आपातकाल जो इमरजेंसी लगा था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या है, 25 जून को, 25 जून 1975 को इमरजेंसी घोषित हुआ था। अगला प्रश्न ये है, जो इमरजेंसी था वो कितने महीने के लिए लगा था या कितने दिन के लिए लगा था। तो आपको पता है कि 1975 से लेके 1977 के आसपास तक लगे रहता है। तो कितने दिन के आसपास लगा था, 18 महीना, 19 महीना, 20 या 21 महीना। तो अगर आप 25 जून से जोड़ लें, 25 जून से 1975 से लगभग शायद 21 मार्च तक, हाँ 21 मार्च तक ये लगा रहता है। तो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 19 महीने हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 19 महीना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी या फिर आपातकाल का जो प्रोविजन है वो कौन कौन सा है। अनुच्छेद 352 के डील करता है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। दूसरा, अनुच्छेद 356 जो है वो राज्य आपातकाल जिसको राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। या तीसरा, आर्टिकल जो 360 है वो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल सही है, इसके थ्रू हम लोग आपातकाल की घोषणा की थी इंदिरा गांधी। दूसरा, आर्टिकल 356 बार बार न्यूज में रहता है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन केंद्र से, जब राज्य सरकार केंद्र के हिसाब से नहीं चलता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, पता है, तो क्या है, राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो आप ये भी दूसरा भी सही है। तीसरा, अगर आपका जो फाइनेंशियल स्थिति अच्छा नहीं चलता तो आपको क्या है कि वित्त जो आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, लेकिन भारत में अभी तक लगा नहीं है अभी। लेकिन इससे जो संबंध है, चारों के चारों स्टेटमेंट पूरी तरह सही है। अगला प्रश्न है कि 2 जून, ठीक है, 2 जून 2024 में भारत में कौन सा राज्य अपनी 10वीं वर्षगांठ का जश्न मना रहा है। तो बताना है कि 10th ईयर का फाउंडेशन हुआ है कौन से राज्य का, कब, 2 जून 2024 को। तो कौन सा हुआ है, क्या उत्तराखंड बना था आज से 10 साल पहले, या झारखंड बना था,
या तेलंगाना बना था या छत्तीसगढ़ बना था? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा राज्य बना था? सबसे लास्ट लेटेस्ट राज्य कौन सा है? वो है तेलंगाना। अगला प्रश्न ये आप सबके लिए कि भारतीय संविधान के, ठीक है ना, नया राज्य बनाने के लिए हम लोग कौन सा अनुच्छेद यूज करते हैं? 3 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का गठन, नया राज्य का फॉर्मेशन या फिर उसका एरिया को बढ़ाना, उसके सीमा को कम करना, ये जो शक्ति है किसके पास मौजूद है? क्या वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास मौजूद है क्या? दूसरा, क्या वो पार्लियामेंट के पास है क्या? तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है क्या? या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के पास है? तो नया राज्य अगर बनाना है तो उसका जो शक्ति है किसके पास है? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, पार्लियामेंट। अगला क्वेश्चन है, ये है कि इनमें से कौन सा 26 या 26वां राज्य बना था 2000 में? 2000 में 26वां राज्य कौन सा बना था? उत्तराखंड बना था क्या 26वां? झारखंड बना था क्या? तेलंगाना बना था क्या? छत्तीसगढ़ बना था क्या? तो हम लोग ने देखा तेलंगाना तो 10 साल पहले बना था, तो 26वां कौन सा बना था? ये उत्तराखंड क्या होगा? 27वां बना था। ये 28वां बना था कौन? झारखंड। और जो 26वां बना था कौन? छत्तीसगढ़। तो 3 जने 2000 में 3 राज्य एक साथ बने थे, कौन था? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। उत्तराखंड आपका यूपी से मिलके बना था, बिहार से झारखंड बना था और एमपी से नया राज्य क्या बना था? छत्तीसगढ़ बना था। और तेलंगाना किससे बना है? आंध्र प्रदेश से। तो आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि जो नए राज्य जो बनना है उसके लिए क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के बना था। ठीक है, पुनर्गठन के मामले में अब देखेंगे कि कौन सा सत्य नहीं है, असत्य, गलत कथन है इसमें देखना है। जब भारत स्वतंत्रता प्राप्त किया तो स्वतंत्रता के समय भारत में जो प्रारंभिक राज्य थे क्या 15 थे क्या? दूसरा, बिल्कुल ये गलत है। ठीक है ना, कितना थे बताऊंगा मैं आपको। तब राज्य नहीं थे उतना टाइम, 17 प्रोविंसेस रहते थे, प्रोविंसेस रहते थे उसके। दूसरा कि जो फजल अली आयोग बना का गठन किया था, जो सिफारिश की थी कि नया राज्य कैसे करके बनेगा, बिल्कुल सही है। तीसरा, आंध्र प्रदेश क्या है? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, ये बिल्कुल सही है। चौथा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनने का निर्माण स्टार्ट हुआ था, बिल्कुल सही है। तो गलत क्या हो जाएगा? जब आजादी के टाइम में तो अभी उतना टाइम जो राज्य नहीं प्रोविंसेस थे, और उतने टाइम में जो राजे रजवाड़े थे अराउंड लगभग 565 के आसपास राजा रजवाड़े थे, जिसको बाद में हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता का काम किया था, जोड़ा था, उनको सबको भारत में मिलाया था। अब ये बताना है कि एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, जून में बताना है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, साझेदारी। ये बताना है कि ये जो पहल है, ये जो किस एजेंसी की पहल है? क्या ये यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया है? क्या ये एशियन में लॉन्च किया है? क्या ये ब्रिक्स जो कंट्री है उसने लॉन्च किया है? या फिर ये G7 ने लॉन्च किया है? तो किसने इसे लॉन्च किया है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा किसके लिए? ये है G7। G7 मतलब G7 कंट्री है, जो क्या है कि डेवलप कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, उन्होंने लॉन्च किया है G7। ठीक है, अब बताना है कि जो G7 था वो न्यूज में था और मोदी जी भी G7 में पार्टिसिपेट करने गए थे। आपको ये बताना है क्या इंडिया G7 का पार्ट है क्या? नहीं है। ठीक है, नहीं है। लेकिन अब इस G7 के बारे में हम लोग कौन सा कथन गलत है देखते हैं G7 के बारे में। सबसे पहले जो ये जो शिखर सम्मेलन है वो इटली के औपुल्या, ठीक है ना, ये जगह पे आयोजित हुआ था क्या? बिल्कुल सही। इस बार का जो 2024 का जो G7 है इटली में था और भारत को स्पेशल गेस्ट के रूप में बुलाए थे, क्यों? लेकिन भारत मेंबर नहीं है। दूसरा, G7 के नेताओं ने यूक्रेन के लिए 50 बिलियन का ऋण देने के लिए सहमति व्यक्त की, बिल्कुल सही है। अब जान रहे हो कि यूक्रेन और किसका युद्ध हो रहा है? रशिया का युद्ध हो रहा है, तो उसके लिए यूक्रेन के लिए उन्होंने 50 बिलियन, ठीक है, डॉलर का सहायता देने की बात की है। तीसरा, यह जो समय है 13 से 15 जून तक चला था, बिल्कुल सही है, ये सी सही है। उसके बाद रशिया पार्टिसिपेट किया था क्या इस समिट में, संबंध में?
नहीं, रशिया पहले G7 नहीं, पहले G8 हुआ करता था, ठीक है, जिसमें आपका यूएसए, अमेरिका, कनाडा, ठीक है, उसके बाद आपका इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ठीक है, और क्या एक है जापान। तो ये 7 कंट्री है, लेकिन पहले इसमें रशिया भी हुआ करता था, लेकिन रशिया को क्या कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। क्यों बाहर कर दिया गया? क्योंकि रशिया ने 2015 में यूक्रेन को कब्जा कर लिया था, यूक्रेन का एक पार्ट को, तो इसी कारण G7 से किसको हटा दिया गया, रशिया को हटा दिया। तो अभी रशिया नहीं है G7 में, अगर है नहीं तो उसको क्यों बुलाएंगे, ठीक है ना, पार्टिसिपेट भी नहीं करेगा। तो आंसर कौन सा गलत हो जाएगा, डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, ये भी न्यूज में था, होरिजन 2047, ठीक है ना, होरिजन 2047, ये खबर में था, और ये कौन से दो देश की साझेदारी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आपको पता है 2047 का मतलब समझ गया कि ये भारत का ही होगा, भारत होगा, क्योंकि 2047 में हम लोग 100 साल हो जाएंगे, तो उसके लिए कुछ विजन की बात कर रहे हैं। तो भारत और कौन से देश मिलके इसमें काम करने की बात कर रहे हैं? क्या वो भारत और अमेरिका साथ में मिलके, या भारत और फ्रांस साथ में मिलके कर रहे हैं, या फिर भारत और जापान, या भारत और इटली? तो G7 के दौरान में, G7 के दौरान में जो कि इटली में हो रहा था, लेकिन इटली के साथ नहीं, उसके साइडलाइन में भारत और फ्रांस मिलके डिसाइड कर रहे थे कि फ्यूचर में वो लोग किस टाइप से कोलैबोरेट करेंगे, तो उसको होरिजन 2047 डॉक्यूमेंट बोला गया। तो ये हो गया। अब आपको लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है भारत और उसके पड़ोसी देश, ठीक है, जिसका अभी हाल में संबंध ठीक नहीं चल रहा है। अब बताना है कि भारत और बांग्लादेश कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में के सदस्य हैं, संगठन के सदस्य हैं। पहला सार्क से, ठीक है ना, साउथ ईस्ट एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, ये बिल्कुल सभी के हैं, इसमें बांग्लादेश भी है, भारत भी है। दूसरा बिम्स्टेक, लास्ट क्लास में हम लोग बिम्स्टेक के बारे में पढ़े थे, जो कि जिसमें बांग्लादेश भी है, ये भी सही है। तीसरा IORA मतलब इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन, इसका भी पार्ट भारत और बांग्लादेश दोनों है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों के दोनों है, भारत और बांग्लादेश। इसी तरह से हम लोग ने जून का जो पहला पार्ट, जिसमें हम लोगों ने पॉलिटी और इंटरनेशनल के खबर के साथ हमने 25 क्वेश्चन खत्म किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का और डिफेंस का क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।